हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स में। और हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग अपना सिस्टम है, जो मॉडल है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन एटम। सही है। हाइड्रोजन एटम में हमने लास्ट लेक्चर तक जो डिस्कस किया था वो हमने ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। क्लियर। हमने इसके रिगार्डिंग क्या क्या चेंज आते हैं वो हमने देखा था, जैसे वॉल्यूम एलिमेंट में क्या चेंज आता है, ऑपरेटर्स में चेंज क्या आता है, फंक्शन में क्या चेंज आता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। क्लियर। फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक कंक्लूजन पर आए थे, और वो जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। क्लियर। फिर हमने कहा था कि हम न्यूक्लियस के वेव फंक्शन को इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, उस पर अपन फोकस नहीं करते, अपन केवल इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर फोकस करते हैं, जो कि 3 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, r, थीटा एंड फाई। क्लियर। और इसका जो वेव फंक्शन निकल के आता है फाइनली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वो निकल के आता है, जो भी निकल के आता है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है। उसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। और हमने सीखा था कि वो 2 पार्ट जो होते हैं वो होते हैं एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। क्लियर। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लियर है। और रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन तो मैंने आपको बता भी दिया कि हर एक ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए जनरल वेव फंक्शन क्या होता है रेडियल पार्ट का। मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था कि जो टोटल वेव फंक्शन होता है उसमें रेडियल पार्ट भी होता है, उसमें एंगुलर पार्ट भी होता है। अपन क्या करते हैं, रेडियल पार्ट को अलग पढ़ते हैं, एंगुलर पार्ट को अलग पढ़ते हैं। लेकिन रेडियल और एंगुलर पार्ट को अपन ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते, इसको अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको अपन अलग अलग करते हैं। उसके बाद दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए इनके लिए अपन को एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पॉलिनोमियल की। जैसे अपन ने एसएचओ में हर्माइट पॉलिनोमियल अपन ने देखा था। क्लियर। तो उसी प्रकार से जब अपन रेडियल पार्ट को सॉल्व करते हैं तो जो हमें पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है उस पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं ल्यूगेरे पॉलिनोमियल। क्लियर। और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए अपन को एक लेजेंडर पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की इसमें नहीं है। उसके बाद मैंने आपको रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन बताया था, और मैंने आपको जनरल वेव फंक्शन बताया था। उसमें मैंने आपको कुछ ऑर्बिटल के बारे में भी बताया था, और आज मैं आपको हर एक ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन निकालना सिखाऊंगा। ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऑफ द रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो रेडियल पार्ट होता है उसको अपन, उसके वेव फंक्शन को अपन कैसे नॉर्मलाइज करें अगर अपन को कोई अननॉर्मलाइज फंक्शन मिल जाए। क्लियर। कोई अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं हो तो उसको अपन कैसे नॉर्मलाइज करें, बोलो भैया। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। सुनना आप देखो ध्यान से, मैं आपको फटाफट से कुछ बातें बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको बता दी। क्लियर है। मैंने आपसे क्या बोला था, कुछ चीज़ें मैंने आप एक बार फटाफट में रिवाइज कराता हूँ। जैसे मेरी आदत है कि मैं हर लेक्चर में लास्ट वाला एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूँ 2-3-5 मिनट के अंदर। देखो एक बार फटाफट से देख लो मैं आपको क्या रिवाइज करा रहा हूँ। अब मैंने आपको देखो जो बताया था उसको सुनना, कि एक्स एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्स एवरेज क्या होता है। बहुत बढ़िया, पेन ही रुक गया आज, शाबाश। कोई बात नहीं, जस्ट वेट। लेट्स सी। देखो मैंने आपको कुछ सिखाया था, मैंने आपको कुछ ये बातें सिखाई थी कि एक्स कैप जो होता है, जो पोजीशन होता है उसका, हाँ जी, जो पोजीशन होती है वो क्या होती है इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपको बताया था, देखो इधर r साइन थीटा, हाँ जी, कॉस फाई क्या होती है, r साइन थीटा कॉस फाई। जो वाई कैप होता है वो क्या होता है, सबको पता है भैया, r साइन थीटा साइन फाई। सही है। और जेड कैप क्या होता है, r कॉस थीटा। सही है। कोई दिक्कत इसमें, इसको देखो एक बार, मैं स्क्रीन चेक करता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। देखो मैंने आपको पी आर एवरेज, इस जो पी आर होता है, पी आर मैंने आपको बताया था लीनियर मोमेंटम इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो इधर माइनस आयोटा एच कट, हाँ जी, डेल बाई डेल आर प्लस 1/r, ये होती है। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वहाँ क्या हुआ करता था, एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, हाँ जी, और लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर अपन देखते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर वो क्या होता है, सुनना देखो ध्यान से। देखो इधर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये तो होता ही है, लेकिन साथ में जो लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपको सबको याद रहनी चाहिए, 1/r² डेल अपॉन
डेल आर आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस हाँ जी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस हाँ जी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, इसको देख के कभी भी आप डरना मत। क्लियर? सिंपल है, याद हो जाएगा, 1-2 बार लिखना हो जाएगा याद। पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको देखो जो बातें मैंने बताई थी, मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स बताई थी, वो आपको देखो ये चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए गाइस, ये चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए। मैं आज जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं वो बातें लिखूंगा जो आपको केवल याद रहनी चाहिए, याद करने वाली बातें, समझाने वाली बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक समझा दी थी। क्लियर? देखो आपको एक इंटीग्रेशन हमेशा याद रहना चाहिए, वो क्या होता है, देखो r की पावर n, क्लियर, एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा आर, अगर ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है तो इसका जो रिजल्ट आता है, सॉरी डी आर हो आएगा इसमें। क्लियर? इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हाँ जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल्फा की पावर n+1। n क्या होता है यहाँ पर, r की पावर में जो भी होता है वो, और एल्फा क्या होता है, हाँ जी एक्सपोनेंशियल की टर्म में माइनस r को छोड़कर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एल्फा। क्लियर? देखना होगा। ये था, मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन और बताए थे, याद करो 0 से पाई। मैंने आपको क्या बताया था कि साइन क्यूब थीटा डी थीटा क्या होता है, हाँ जी 4/3। क्लियर? मैंने आपको 1-2 इंटीग्रेशन और बताए थे, वो क्या थे, 0 से पाई, हाँ जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या होता है 2/3। ये अपने यूज़ में आएंगे गाइस, ध्यान रखना, मैं कोई ऐसे नहीं लिखा रहा इनको, ऐसे नहीं बता रहा ये इंटीग्रेशंस को। जो भी मैं आपको जनरल मैथ्स के बारे में बताता हूँ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो वो सारी चीज़ें अपने यूज़ में आती हैं वो। क्लियर? वैसे तो बहुत सारी मैथ्स है, लेकिन अपन को मैथ्स नहीं पढ़नी, अपन को तो इतनी मैथ्स पढ़नी है कि अपने केमिस्ट्री में काम में आ जाए। और देखना भैया, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू होती है 0। ये कुछ इंटीग्रेशन है जो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। सही है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? फिर मैं आपको बताया था, देखो कि टोटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो टोटल वेव फंक्शन आता है वो कौन सा आता है, साई एन डॉट साई ई। इसको तो अपन क्या करते हैं, इसको तो अपन नेगलेक्ट करते हैं, इस पर अपन फोकस करते हैं। अब जो अपना टोटल वेव फंक्शन निकल के आएगा वो 3 कोऑर्डिनेट में निकल के आता है, आर, थीटा और फाई। सही है? हाँ जी, सबको याद होगा ये। और ये जो निकल के आता है ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक तो होता है रेडियल पार्ट साई आर, ठीक है, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे करते हैं, आर से। आप साई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेव फंक्शन नहीं है वो भी। आर डॉट एक होता है अपना ये वाई, गामा बोल दो, हाँ जी थीटा फाई, क्या होगा, थीटा फाई। एक होता है रेडियल पार्ट, एक होता है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट आर पे डिपेंड करता है, एंगुलर पार्ट थीटा और फाई पर डिपेंड करता है। सही है? और देखना भैया, जब अपन इस पर क्वांटम नंबर अपन ने इस पर इम्पोज किया था तो यहाँ पर ये आया था NLM आ गया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि रेडियल पार्ट जो होता है, रेडियल पार्ट वो तो होता है क्वांटम नंबर n और l को रिप्रेजेंट करता है, और गामा जो होता है वो l और m को। लो भैया, सही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बोलो भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी क्या? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है? फिर मैंने आपको बताया था अपन क्या करेंगे, इस रेडियल पार्ट को अलग पढ़ेंगे, एंगुलर पार्ट को अलग पढ़ेंगे अपन। लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ी जाती है। इसको अपन क्या करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इससे इसको अब अपन अलग अलग कर लेते हैं। रेडियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, एंगुलर पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। सही है? देखो, जब रेडियल पार्ट अलग होता है और एंगुलर पार्ट अलग होता है तो रेडियल पार्ट जो होता है इसको अपन सॉल्व करेंगे, अपन एंगुलर पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सही है? अपन क्या करेंगे, इस एंगुलर पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। रेडियल पार्ट को जो सॉल्व करते हैं, अब देखो किसी भी वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अपन को एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वी रिक्वायर द पॉलिनोमियल। क्लियर? अब रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए जिस पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है उसको अपन बोलते हैं ल्यूगेरे पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको अपन? ल्यूगेरे पॉलिनोमियल। हाँ जी, सही है। और इस इस एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए जिस पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है उसको अपन बोलते हैं लिगेंडर पॉलिनोमियल। उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंडर पॉलिनोमियल। हाँ जी भैया, सही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके बिल्कुल। सही है? और देखो, और सुनना भाई ध्यान से, जब फिर मैंने आपको रेडियल पार्ट का
जो वेव फंक्शन मैंने आपको बताया था किसी रेडियल पार्ट का किसी भी ऑर्बिटल के लिए, वो क्या होता है, देखना है इधर एक बार। रेडियल पार्ट का जो वेव फंक्शन होता है, आपको पता है रेडियल पार्ट जो अगर क्वांटम नंबर की टर्म में अपन अगर इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा क्वांटम नंबर n और l, सही है। और अगर इसको अपन थीटा और r थीटा फाई की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आएगा r। क्लियर। मैं यहाँ पर इसको एक बार क्वांटम नंबर की टर्म में इम्पोज मतलब लिख रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि रेडियल पार्ट ऑफ द, हाँ जी, रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो इधर, रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो ये वेव फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। वेव फंक्शन क्या होता है, 2ZR अपॉन NA0 की पावर L एक्सपोनेंशियल माइनस ZR डिवाइडेड बाय NA0। और यहाँ पर आता है लुगेरे पोलिनोमियल, ये लुगेरे पोलिनोमियल आ गया, यहाँ पर होता है 2l+1 और यहाँ पर आता है n+l। बोलो भाई, समझ में आ गया नहीं आया? ये वेव फंक्शन अभी वापस लिखो। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसको याद करा दिया था, 4-5 बार मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। अगर आपने लिखा होगा ईमानदारी से तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर आप जानते ही हो, ठीक है। हाँ जी, बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? देखो अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था वेव फंक्शन रेडियल पार्ट का, आप याद कर लेना, 2ZR अपॉन NA0 की पावर L एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन NA0 लुगेरे 2l+1, नीचे आएगा n+l। ये वेव फंक्शन आपको रटा हुआ रहना चाहिए। क्लियर। देखो जनरल वेव फंक्शन और जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होता है वो आपको सारे याद रहने चाहिए। याद करो, मैंने आपको बॉक्स का भी याद कराया था। बॉक्स का मैंने वेव फंक्शन आपको बोला था कि √2/L sin nπx/L। मैंने आपको SHO का भी याद कराया था, ग्राउंड स्टेट का, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x²/2। क्लियर। मैंने आपको SHO के लिए एक वेव फंक्शन और याद कराया था, जनरल वेव फंक्शन, वो भी आपको याद रखना चाहिए, 1/2 की पावर n डॉट n फैक्टोरियल की पावर 1/2 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 हर्माइट पोलिनोमियल HNXI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x²/2। ये आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। और अब मैं बोल रहा हूँ इस रेडियल पार्ट, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, देखो, ठीक है। और वो याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको आप 4-5 बार लिखो, वो सीधी सीधी याद हो जाएंगी। क्लियर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए आपको ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी, ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। क्लियर। इसमें खास तौर से फंक्शंस हो रेडियल पार्ट का और एंगुलर पार्ट का, इसलिए भी आपको याद रहने चाहिए क्योंकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप रेडियल पार्ट को देखकर n की वैल्यू कैसे निकालोगे, l की वैल्यू कैसे निकालोगे, एंगुलर पार्ट को देखकर आप l की वैल्यू और m की वैल्यू कैसे निकालोगे, रेडियल नोड वगैरह देखेंगे अपन यहाँ से, किससे, रेडियल पार्ट से, एंगुलर पार्ट से देखेंगे अपन। तो ये चीज़, सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। अब अगर आपको वेव फंक्शन अच्छे से याद रहेगा तो आप सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक कर पाओगे और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सही है। सो यू हैव टू लर्न द रेडियल पार्ट एज वेल एज एंगुलर पार्ट। ये सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन एक बार और बोलो। हाँ जी, मैं बोलता हूँ, साथ में आप लिखते जाना, वैसे आप खुद बिना दिखे लिखो। 2ZR अपॉन NA0 की पावर L एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन NA0। हाँ जी, लुगेरे पॉलिनोमियल आएगा 2l+1, नीचे आएगा n+l। क्लियर। हाँ जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो भाई, सुनते जाना अब समझना अब आगे की बात क्या है। मैंने आपको बोला था कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, हाँ जी, सारे ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट का जो वेव फंक्शन होता है वो निकालना सिखाऊंगा। और वो सिखाऊंगा अब तो आपको, जो बोला था, जो वादा किया था वो तो निभाना पड़ेगा ना। सही है। देखो, देखना भाई, नए नए मार्कर भी मिटते और नहीं जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, मत मिटो। देखो हेडिंग डालो सबसे पहले, रेडियल पार्ट फॉर द 1s ऑर्बिटल। रेडियल पार्ट फॉर द 1s ऑर्बिटल। क्लियर। लो भैया, 1s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट वो क्या होता है? देखो रेडियल पार्ट, हाँ जी, फॉर 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल, क्या आपको ये ऊपर का दिखाई दे रहा है? लेकिन आप तो कैसे बोलोगे, मेरे को देखना पड़ेगा तो। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सही है। हाँ जी, ठीक है। देखना भैया, सुनना ध्यान से, समझना इसको। देखो कुछ नहीं करना, आपको पता है 1s ऑर्बिटल है। 1s के लिए आपको पता है कि मैंने बोला यहाँ पे 1s, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई? 1। n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 1। देखो आपको निकालना है रेडियल पार्ट। आपको अच्छे से पता है कि रेडियल पार्ट जो होता है, हाँ जी सुनना ध्यान से, देखो रेडियल पार्ट जो होता है RNL, सही है, RNL, ये जो होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 2ZR डिवाइडेड बाय NA0। देखो अपन इतनी बार यूज़ में आएगा कि आपको याद हो जाएगा ये, सही है, कि पावर L, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन NA0, हाँ जी, लुगेरे क्या आ गया भैया, 2L + 1 N + L। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो n की वैल्यू क्या है 1s के लिए, 1s के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 1, l की वैल्यू क्या हो गई, हाँ जी 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द s ऑर्बिटल इज इक्वल टू द 0। क्लियर, ये है किसके लिए 1s ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए आ गई 1s ऑर्बिटल। लो भैया रख दो यहाँ पर वैल्यू, देखो r, सुनना देखो ध्यान से, r n की वैल्यू रखोगे 1, l की रखोगे 0, तो r10 क्या होगा, देखो r10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो 2 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 आ गई, r आ गया, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1 आ गई, a0 आ गया, और इसकी पावर क्या है 0, किसकी पावर है 0, ये लो भैया, इस पूरे की पावर l है और l की वैल्यू क्या है 0, सही है, बहुत बढ़िया। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस, देखो z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है अभी, क्लियर, z की वैल्यू 1 डॉट r अपॉन n की वैल्यू क्या है 1 और a0 आ गया, ये लो भैया a0। क्लियर है, हाँ जी। अब आए लुगेरे पर, इस लुगेरे को देखना ध्यान से, लुगेरे होता है 2l + 1 और नीचे होता है इसके सुपरस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट में क्या होता है n + l। लो भैया n + l आ गया, 2l + 1 देखते तो 0 आ गया यहाँ पर, तो ऊपर तो क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 × 0 + 1 1, n + l 1 + 0 इक्वल टू क्या बचा 1, तो l 1। मैंने आपको बताया था कि जब लुगेरे की वैल्यू सेम आती है ऊपर नीचे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में सेम रहता है 1 1 3 3 एटसेट्रा, तो इनकी वैल्यू क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है, क्या रहती है कॉन्स्टेंट। क्लियर है, हाँ जी, इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट, देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई कॉन्स्टेंट, सही है, इसकी वैल्यू क्या हो गई कॉन्स्टेंट। अब देखना R10 देखना भैया, देखो यहाँ से कुछ क्या आएगा, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, सही है। लो भैया यहाँ से मैंने कांस्टेंट लिखा, देखो यहाँ से कांस्टेंट लिखा, सही है, एक बार मैं पूरा इसको सही से लिख देता हूँ, देखो इधर ये सब बचा, ये जो भी बचेगा इसकी पावर 0 है और किसी की पावर 0 तो आंसर क्या रहता है 1, सही है। लो भैया इधर आओ एक बार, एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a0, और ये क्या बचा लुगेरे L11, सही है, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। अब देखो अब मैं लिख रहा हूँ R10 इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट आएगा वो, और ये भी क्या है कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक मैं नया कांस्टेंट दे देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n दे दिया, मैंने कुछ नहीं किया। इस कांस्टेंट, एक तो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपातिक, हाँ जी स्थिरांक, क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और लुगेरे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट आएगी दोनों को मैंने मिला के एक नया कांस्टेंट दे दिया n, और वे फंक्शन क्या बना एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0। लो भैया ये मेरा क्या आ गया 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन। आप यहाँ से भी देख के निकाल सकते हो किसका है ये 10 मैंने बोला है, दैट मीन्स ये किसका है 1s का है, किसका है 1s का। बोलो भैया एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0, ये जो वेव फंक्शन है किसका वेव फंक्शन है ये, हाँ जी ये वेव फंक्शन है 1s ऑर्बिटल का। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है चीज़, हाँ जी। आपको ये और पता होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है रेडियल पार्ट, क्या है रेडियल पार्ट फॉर 1s ऑर्बिटल, फॉर 1s ऑर्बिटल, सही है। L11 कॉन्स्टेंट होता ही है, आपको अच्छे से पता है ये चीज़, मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सही है, हाँ जी। देखना भाई ये टेढ़े क्यों खिंच जाती है लाइन, देखना भाई साहब, सुनना ध्यान से। अब ये तो था 1s ऑर्बिटल के लिए, अब मैं बात करता हूँ 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन अपन कैसे निकालेंगे, किसका 2s ऑर्बिटल का, सही है। देखो भैया इधर देखना भाई, हाँ जी रेडियल पार्ट फॉर 2s ऑर्बिटल, रेडियल पार्ट फॉर द 2s ऑर्बिटल, फॉर 2s ऑर्बिटल, ध्यान रखना भैया किसकी बात हो रही है अब 2s ऑर्बिटल की, हाँ जी भैया 2s ऑर्बिटल। लो भैया 2s ऑर्बिटल के अगर अपन बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, देखो रेडियल पार्ट तो अपन पूरा लिखेंगे वापस से, लो भैया लिखो ताकि अपन को याद भी होए, RNL, हाँ जी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी 2ZR अपॉन NA0 की पावर L एक्सपोनेंशियली माइनस ZR अपॉन NA0, हाँ जी लुगेरे
2l+1 और नीचे आ जाएगा n+l। क्लियर। अब देखो 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 2, l की वैल्यू क्या हो गई 0, s ऑर्बिटल के लिए तो l की वैल्यू 0 ही होगी। फॉर 2s ऑर्बिटल, हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। लो भाई आगे आ जाओ। r क्या, अब यहाँ क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 2 s और l की वैल्यू 0, और तो r2 0 की बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2z की वैल्यू क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए 1, r n की वैल्यू क्या हो गई 2 और a0 की पावर l की वैल्यू क्या है 0। क्लियर। अब तो सिंपल सी बात हो गई, अब तो कोई भी कर लेगा इसको। z की वैल्यू 1, r n की वैल्यू 2 डॉट a0, लुगेरे की देखना भाई, लुगेरे देखना 2l+1 दैट मीन्स ऊपर क्या आ गया 1, नीचे है n+l 2+0 क्या आ गया 2, भैया अलग अलग आ गया। इसका मतलब अब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ ना कुछ ये वेरिएबल देगा। अब ये क्या देगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल देगा, सही है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, देखो भाई आपको क्या पता होना चाहिए, समझो भाई। देखो यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लो भैया एक्सपोनेंशियल माइनस r/2a0, यहाँ से क्या निकलेगा r/2a0, सही है। और लुगेरे क्या निकला भैया l12, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट, हाँ जी वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि l12 की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि l11 l33 इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन अगर l12 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 2 - 2zr, हाँ जी, अपॉन na0। लो भैया याद होनी चाहिए वैल्यू ये, सही है। लुगेरे कॉन्स्टेंट केवल एक ही तो याद करना है आपको, ये क्लियर है चीज़। देखो भाई सुनना ध्यान से, r20, हाँ जी r20, इसको मैंने हटाया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। साथ में क्या आएगा, इस लुगेरे की वैल्यू मैं बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर। लो भैया लिख दी मैंने 2, हाँ जी 2 माइनस क्या लिख दी मैंने 2 माइनस, देखो भैया 2 - 2 z की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, r डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है 2 a0, सही है। और देखो भैया, और देखना भैया एक्सपोनेंशियल माइनस r/2a0, ये तो एच चल रहा है, अरे ये तो एच चल रहा है ना। देखो भाई r20 क्या निकल के आएगा ऐसे, देखो भैया n, इन भाई साहब से इसको काटो, सही है। देखो n 2 - r/a0, क्लियर, एक्सपोनेंशियल माइनस r/2a0, क्लियर है चीज़। ये आ गया मेरा रेडियल पार्ट, ये क्या आ गया मेरा रेडियल पार्ट फॉर द 2s ऑर्बिटल, ये क्या आ गया भाई मेरा रेडियल पार्ट, हाँ जी रेडियल पार्ट फॉर 2s ऑर्बिटल। बोलो भाई कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ जी, कुछ भी किसी को थोड़ा बहुत भी लग रहा हो कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। क्लियर है चीज़। देखना भाई, सुनना ध्यान से, ये आपके समझ में आ गया। ये अपन ने निकाला, एक तो निकाला अपन ने 1s ऑर्बिटल के लिए, एक निकाला 2s ऑर्बिटल के लिए, एक और निकाल के देख लेते हैं अपन 2p ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए निकाल के देख लेते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए, क्लियर है। लो भैया नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, रेडियल पार्ट फॉर द 2p ऑर्बिटल। आप खुद भी निकालो इसको, देखो आप खुद भी ट्राई करो, रेडियल पार्ट, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। रेडियल पार्ट फॉर द, हाँ जी रेडियल पार्ट फॉर द 2p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, सही है। हाँ जी निकालो, आप खुद निकालो एक बार, इसको खुद निकालना भाई साहब, खुद निकालो, वीडियो को पॉज करके निकालो, मैं करता हूँ उसको सॉल्व। देखो भाई सुनना भैया, जनरल वेव फंक्शन क्या होता है, वापस से अपन इसको बार बार लिखेंगे ताकि अपन को ये याद हो जाए। RNL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, RNL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी 2ZR डिवाइडेड बाय NA0 की पावर L, हाँ जी एक्सपोनेंशियल माइनस ZR डिवाइडेड बाय NA0, हाँ जी लुगेरे 2l+1, और इधर क्या आ जाएगा n+l। ये आ गया भाई साहब, ये हमको आता है अच्छे से, सही है। हाँ जी अब आपको पता है 2p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो n की वैल्यू तो क्या रहेगी 2। अब भैया p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1, सही है। ये जो वैल्यू मैंने आपको बोली है ये क्या है फॉर 2p ऑर्बिटल, किसकी है
2p ऑर्बिटल की। सबको पता होना चाहिए भैया, ये जो मैं वैल्यू लिखी है मैंने ये कैसे आती है, सबको पता ही है अच्छे से, क्लियर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब पैदा होते ही नहीं, 11th-12th क्लास से। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो तो 11th-12th क्लास से स्टार्ट हुई है आपकी, ठीक है। हालांकि साइंस में तो आए थे, लेकिन जन्म तो इसका वहीं होता है 11th-12th क्लास में। देखना भाई, सुनो ध्यान से, देखो RNL, N की वैल्यू क्या होगी 2, L की वैल्यू क्या होगी 1, तो R21 सही है, कोई दिक्कत? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो रख दो इसकी वैल्यू। अब Z की वैल्यू सबके लिए अपन 1 लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है अभी, क्लियर। तो 1 हो गया, 2 × 1 × R डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 2 हो गई, N और A0 आ गया, इसकी पावर आ गई 1। क्या आ गई? अब 1 आ गई भैया, इसकी पावर कितनी आ गई? 1। लो भैया, एक्सपोनेंशियल माइनस Z की वैल्यू 1 है, R है, नीचे N है, N की वैल्यू 2 और A0, नीचे क्या आ गया भैया? A0, सही है। लुगेरे, अरे भैया लुगेरे आ गया, ध्यान सावधान हो जाओ। 2 × L+1, 2 × L+1 मतलब 2 × L+1 2 × 1 2 + 1 3, लो भैया 3 आ गया। नीचे देखो 2 और 1 3, लो भैया 3। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, कोई समस्या नहीं है? लो भैया एक बार अपन इसको देखते हैं। R21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो इस 2 से तो क्या कट गया? 2 कट गया, इधर क्या बचेगा? R/A0, इधर क्या बचेगा? R/A0, यहाँ पर क्या बचेगा? एक्सपोनेंशियली माइनस 2A0, सही है। और यहाँ क्या बचेगा? लुगेरे 3 और आपको पता है अच्छे से, वी नो दैट, आपको खुद को पता है तो लिख लेना आई नो दैट, ठीक है। हाँ जी, तो बुरा मत मानना भैया, ये सबको पता है। L33 क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा, जब ये क्या होगा? कांस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि R21 इसको जब मैं खोलूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकलेगा। और L33 भी क्या है? कांस्टेंट है। L33 भी क्या है? कांस्टेंट है। आपको पता है ये भी क्या होता है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट, इसको मैं एक नया कांस्टेंट दे देता हूँ n, दे दिया। अब जो यहाँ से निकलेगा वे फंक्शन वो क्या निकलेगा? R/A0 निकलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस R बाई, हाँ जी, 2A0। बोलो भाई, ये आ गया अपना रेडियल पार्ट फॉर द 2p ऑर्बिटल। ये क्या आ गया अपना? अरे बोलो रे, रेडियल पार्ट फॉर द 2p ऑर्बिटल। हाँ जी, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की है या नहीं है? बताओ भाई। हाँ जी, देखना भैया, सुनना भाई ध्यान से। देखो देखो इधर देखना, मेरे को निकालना है, देखो इधर। हाँ जी, मेरे को निकालना है वे फंक्शन ऑफ द रेडियल पार्ट फॉर द 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। मैं क्या करूँगा? इसका जो जनरल वे फंक्शन होता है, क्या होता है? RNL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2ZR/NA0 की पावर L एक्सपोनेंशियल माइनस ZR/NA0 लुगेरे 2L+1 N+L। ये जो वे फंक्शन होता है, यहाँ पर मैं N और L इन दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यू रख देता हूँ मैं, जो मेरे को जिस ऑर्बिटल के लिए मेरे को पता है, सही है। मैंने वे रखता गया तो मेरे को पता चला कि 1s ऑर्बिटल के लिए जो वे फंक्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया? n एक्सपोनेंशियल माइनस R/A0। और मैंने क्या किया? मैंने इस जनरल वे फंक्शन में n की वैल्यू क्या है? 1 फॉर द 1s ऑर्बिटल एंड L = 0 फॉर s ऑर्बिटल, ये मैंने रखा। तो मैंने क्या करा? इस जनरल वे फंक्शन में इसकी वैल्यू रख दी। वैसे मैंने 2s ऑर्बिटल के लिए करा, वैसे मैंने 2p ऑर्बिटल के लिए करा। और ये आपके सामने रेडियल पार्ट का वे फंक्शन आ गया फॉर द 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, क्लियर। अपन आगे चलते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ उसको समझना बहुत ध्यान से। रेडियल पार्ट अपना कितना काम में आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। रेडियल पार्ट अपना कितना काम में आएगा वो मैं आपको बताऊँगा और कैसे काम में आएगा। देखो इधर सुनना ध्यान से। देखो मैं आपको एक बार वैसे बताता हूँ, जनरल वे में बताता हूँ एक बार मैं आपको। सुनना भाई ध्यान से एक बार। देखो देखना भाई, ये जो रेडियल पार्ट है, ये इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ। किसी भी जनरल वेव फंक्शन को आप एक बार निहारो ढंग से। किसी भी एक जनरल वेव फंक्शन ले लो, ये ले लो भैया, सब सेम ही है तो कोई से उठा लो। ये जनरल वेव फंक्शन मैंने उठाया, सही है। ये जनरल वेव फंक्शन जो मैंने उठाया, इसमें आप देख रहे हो कि L की वैल्यू
एल जो आपको दिख रहा है वो आपको इसकी पावर में दिख रहा है, किसकी पावर में, 2ZR/NA0। आपको पता है Z कांस्टेंट है, सही है, N कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए, मतलब एक ऑर्बिटल के लिए, और R क्या होती है, रेडियस होती है वो तो, सॉरी A0 है, A0 क्या होती है मैं आपको बताऊंगा A0 क्या होता है, आगे जाके MPR वगैरह अपन पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको ढंग से बता दूंगा, सही है। R देखना, R क्या होती है, अपनी रेडियस होती है, मतलब R रेडियस है, सही है। इस R की पावर जो भी है वो क्या है अपनी L, वो क्या है अपनी L। अब सुनना देखो ध्यान से, यहाँ से मैं कंसेप्ट बनाने जा रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फ़ायदा करेगा। कैसे, देखो आपको दिख रहा है कि R जो है उसकी पावर क्या है L। इसका मतलब जब भी आपको कोई भी वेव फंक्शन दे दे, उस वेव फंक्शन में आप क्या करना, कोई भी आपको वेव फंक्शन दे दे, उस वेव फंक्शन में आप फ्री R देखना। फ्री R मतलब मल्टीप्लाई में जो R है, मल्टीप्लाई में जो R है उसकी पावर को देख लेना, और फ्री R की पावर जो भी होगी वो L की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, L की वैल्यू। क्लियर है मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से देखो। जब भी कभी आपको, सुनना भाई, जब भी कभी आपको, हाँ जी, वेव फंक्शन दे, जब भी कभी आपको कोई वेव फंक्शन दे और उसमें आपको L की वैल्यू निकालनी हो, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, तो आप क्या करोगे, जो फ्री R होता है, मतलब वो R जो क्या हो उस वेव फंक्शन में मल्टीप्लाई फॉर्म में हो। देखो आपको पता है यहाँ पर इस R की पावर क्या है L, तो L की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे कि अपन R देखेंगे, कौन सा R, फ्री R। फ्री R का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लाई में जो R है, मतलब मल्टीप्लाई में जो R है उसकी पावर जो भी होगी वो किसकी वैल्यू होती है, L की वैल्यू होती है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, सही है। तो वेव फंक्शन को देख के अपन को ये पहचानना है कि इसमें कोई फ्री R है या नहीं है। अगर है दैट मीन्स वहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी, जो R की पावर होगी। क्लियर, क्या इसमें कोई R की फ्री R दिख रहा है आपको, कोई फ्री R दिख रहा है, यहाँ पर कोई फ्री R है क्या, नहीं है भैया, R कोई है यहाँ पर, नहीं है। दैट मीन्स R की पावर जीरो ही क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पर R की पावर जीरो रही होगी, और R की पावर जीरो रही होगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, 1, सॉरी L की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई R की पावर यहाँ पर जीरो रही होगी, इसका मतलब क्या है, L की वैल्यू क्या हो गई, 0, और L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, केवल S ऑर्बिटल के लिए। इसका मतलब ये जो फंक्शन है क्या है, S ऑर्बिटल का। अभी मैं N की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, तो आपको N की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा अभी मैं आपको। क्लियर, हाँ जी, देखो सुनना ध्यान से, आपको कोई भी वेव फंक्शन दे, उस वेव फंक्शन को देखकर आप कैसे N और L की वैल्यू निकालोगे। तो आप इसका जनरल वेव फंक्शन देखो, एक बार जनरल वेव फंक्शन अपन देखते हैं। देखो किसी भी सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना भैया, जब मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत काम की बात है ये, ठीक है। रेडियल पार्ट को देखकर या किसी भी वेव फंक्शन को देखकर, हाइड्रोजन एटम के किसी भी वेव फंक्शन को देखकर आप कैसे N और L की वैल्यू निकालोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। R जो होता है वेव फंक्शन में, फ्री R या मल्टीप्लाई में जो R होता है उसकी पावर क्या होती है, L। तो इसका मतलब L की वैल्यू निकालनी है तो आप फ्री R की पावर देखोगे, और फ्री R की जो पावर होगी वही क्या होगी, L की वैल्यू। क्लियर, यहाँ पर आप देख रहे हो कि R की पावर 1 है, दैट मीन्स L की वैल्यू क्या है, 1। इसमें कोई R दिख रहा है आपको, फ्री R बताओ, फ्री R, कोई फ्री R है, नहीं है, दैट मीन्स कोई फ्री R नहीं है, मल्टीप्लाई में कोई R नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है L की। L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि R की पावर 0 जो होती है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब 1 दिख रहा है, 1 का मतलब यहाँ पर R की पावर 0 रही होगी, और R की पावर 0 रहने का मतलब है कि L की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर, बोलो भाई, सही है। अब N की वैल्यू निकालना और सिखाऊंगा मैं आपको। N की वैल्यू इस एक्सपोनेंशियल की टर्म से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है, एक्सपोनेंशियल की टर्म में जो भी है ये चीज़ें। क्लियर, अपन क्या करेंगे, आपको N की वैल्यू निकालनी हो, ये जो वैल्यू दे रखी है, जो वेव फंक्शन देगा आपको उसमें एक्सपोनेंशियल की टर्म तो देगा ही देगा। क्लियर, एक्सपोनेंशियल की टर्म देगा आपको, उस एक्सपोनेंशियल की टर्म को आपको क्या करना है, इस जनरल वेव फंक्शन से कंपेयर कर लेना। जैसे आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल माइनस R/2a0 है, सही है, इसको आप जनरल से कंपेयर करोगे एक्सपोनेंशियल माइनस ZR/NA0। इसका मतलब माइनस से माइनस गया, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल गया, तो ZR/NA0 जो है वो किससे कंपेयर हो जाएगा, R/2a0 से। अब Z की वैल्यू 1 है, Z की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, 1। इसका मतलब R/NA0 किससे कंपेयर हो जाएगा, R/2a0 से। इसका मतलब N की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि R/A0 से R/A0 जाएगा, और N की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2। और L की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली ली कि फ्री R की पावर क्या है, हाँ जी 1 है यहाँ पर, तो L की वैल्यू क्या आ गई, हाँ जी L की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, तो 2p ऑर्बिटल का क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। क्लियर, ये तो मैंने आपको वर्बली बताया, अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करके, देखना भाई। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरीके की,
है कोई समस्या? आगे चलते हैं फिर अपन। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसने यही पूछा था कि n की वैल्यू और अपन l की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। देखो n की वैल्यू और l की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, उसने क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। सही है, देखना भाई, सुनना ध्यान से, अभी आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा A to Z क्वेश्चन क्या था वो। देखो सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन आया हुआ है, साई इज इक्वल टू, एक वेव फंक्शन दिया था आपको। क्वेश्चन देखना भैया, क्वेश्चन क्या है, देखो भाई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, वेव फंक्शन दिया था आपको कि n, हाँ जी n r बाई ए नॉट, क्लियर, एक्सपोनेंशियल माइनस, हाँ जी r बाई 2a नॉट, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्लियर। इसने पूछा कि द फंक्शन साई बिलोंग्स टू द फंक्शन साई, सुनना भैया क्वेश्चन को समझना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसने एक फंक्शन दे दिया और ये बोल रहा है कि जो ये ऊपर दिया गया फंक्शन साई है ये किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, क्लियर। और ऑप्शन देगा आपको द फंक्शन साई बिलोंग्स टू द, हाँ जी देखो इसने ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन दिया, हाँ जी 1s ऑर्बिटल, बी ऑप्शन दिया इसने 3s ऑर्बिटल, सी ऑप्शन दिया इसने 2p ऑर्बिटल, और डी फंक्शन दिया इसने, हाँ जी 2s ऑर्बिटल। क्लियर है, सॉल्व करना भैया इसको। देखो अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल के लिए मतलब आपको n और l की वैल्यू पता चल जाए तो आप ये देख सकते हो कि वो किस ऑर्बिटल का फंक्शन है, मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल का फंक्शन है वो। सही है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको n और l की वैल्यू पता चल जाए और आपको पता है n और l की वैल्यू आपको बताता है कौन, रेडियल पार्ट। कौन बताता है, रेडियल पार्ट। बोलो भाई समझ में आती है या नहीं आती बात? मैंने स्टार्टिंग से आपको समझाया है कि अपन जब रेडियल पार्ट को लिखते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं, RNL, कैसे लिखते हैं, RNL। सही है, देखो वापस लिखता हूँ मैं एक बार, आपको जब भी कभी ऐसी बात आए तो एक बार इसको लिख लिया करो आप, RNL। और अभी तो लिखो, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक लिखते जाओ। टेस्ट पेपर होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने अगर ये बातें आती है तो उनको लिख लिया करो एक बार, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगा उससे। RNL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी 2ZR अपॉन, हाँ जी NA नॉट की पावर L एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन NA नॉट, हाँ जी लुगेरे 2L + 1, और यहाँ पर क्या आ गया L, N + L। सही है। अब देखो फ्री R की पावर L, इसका मतलब आपको क्या देखना है, फ्री R की पावर L, मतलब फ्री R दिख रहा है इसमें, फ्री R टू दी पावर L, मतलब फ्री R टू दी पावर L। इसका मतलब क्या हो गया, फ्री R की पावर जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, L की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, L की वैल्यू। देखना भैया, देखना इस वेव फंक्शन में आपको देख के पता चल रहा है कि ये फ्री R है, क्या है, मल्टीप्लाई में जो R होता है, वो क्या होता है, फ्री R। ठीक है, उस फ्री R की पावर को आपको देखना है और क्या निकलेगा, यहाँ से L की वैल्यू निकल जाएगी। लो भैया ये जो R है, देखना भाई सुनना ध्यान से, देखो यहाँ पर फ्री R की पावर क्या है, 1, क्या है 1। R बाई ए नॉट से आपको पता चल रहा है ये इससे कि यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो गई, L वैल्यू या वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू, हाँ जी 1। दिख रहा है आपको R की पावर क्या है, 1। इसका मतलब L की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, कितनी आई, 1। अब आपको निकालना है N की वैल्यू। देखो वैसे तो आंसर यहीं से आ गया अगर, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको N की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए। आंसर यहाँ से कैसे आ गया, आपको पता है कि L की वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब L इज इक्वल टू 1 फॉर, किसके लिए होता है L इज इक्वल टू 1, हाँ जी फॉर P ऑर्बिटल। किसके लिए होता है, P ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए होगा भैया, P ऑर्बिटल। और देखो P ऑर्बिटल, हाँ जी ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है,
चारों ऑप्शन में से p ऑर्बिटल केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो कौन सा है भैया? 2p ऑर्बिटल। कौन सा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा है 2p ऑर्बिटल। इसका मतलब आंसर तो यहीं से आ गया। आपने एल की वैल्यू निकाली, फ्री आर देखा आपने, कितना कुछ ईजी क्वेश्चन था। इससे ईजी कुछ हो सकता है क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन है भैया। कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 नंबर में ये दे दिया आपको, बताओ। हंसी आ रही होगी आपको भी, क्या दे दिया यार ये। बोलो भाई, सही है? देखना R बाई ए नोट है, आपने फ्री आर देखा, एल की वैल्यू निकाली, एल की वैल्यू क्या आई? फ्री आर की पावर इसमें 1 है, मतलब 1 निकाला p ऑर्बिटल के लिए, तो आंसर तो यहीं से आ गया सीधा। लेकिन अपन n की वैल्यू निकालेंगे अपन, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। देखो ये तो अपन ने देख लिया। दूसरा अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n ये कैसे निकालेंगे अपन n की वैल्यू? देखना भैया, अपन क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको जनरल वेव फंक्शन की एक्सपोनेंशियल वाली टर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करो, देखो इसको इससे कंपेयर करो एक बार। z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है, तो इसको कंपेयर करेंगे अपन इससे एक बार। लो भैया, एक्सपोनेंशियल माइनस, हाँ जी, r बाई 2a नॉट जो है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जनरल वेव फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल माइनस z r है, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। z की वैल्यू क्या है? 1। हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है ये, सही है। तो r बाई, हाँ जी, 2a नॉट, इसको यहाँ पर लिख दो, बिलोंग्स टू द फॉर हाइड्रोजन एटम, ये और लिख दो एक बार, ताकि आपके दिमाग में रहे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। क्लियर? हाँ जी, देखो इससे कंपेयर करा अपन ने। देखो अब कंपेयर क्या होगा, देखना इधर, r बाई 2a नॉट जो है इज इक्वल टू r बाई, यहाँ पर तो n आएगा ना जनरल वेव फंक्शन वाला, n, तो r बाई n a नॉट। देखो देखना भाई, सुनना ध्यान से एक बार। हाँ जी, इस r से a नॉट, इस r से तो r गया, a नॉट से a नॉट गया, तो n की वैल्यू क्या निकल के आई? n की वैल्यू क्या निकली भैया? 2। n की वैल्यू क्या निकली यहाँ से? 2। n की वैल्यू यहाँ से निकली भैया 2। l की वैल्यू पहले ही ऑलरेडी अपन निकाल के आ गए थे 1। हाँ जी, n की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसका मतलब जो ऑर्बिटल है, सो फंक्शन इज ऑफ 2s ऑर्बिटल। फंक्शन इज ऑफ 2s ऑर्बिटल। किसका हो गया फंक्शन ये भैया? सॉरी, l की वैल्यू 1 है ना, 2p ऑर्बिटल। किसका हो गया? 2p ऑर्बिटल का। बोलो भाई, हाँ जी, 2p ऑर्बिटल का फंक्शन हो गया। किसका हो गया? 2p ऑर्बिटल का। तो आंसर क्या आ गया अपना? C। आंसर क्या आ गया भैया अपना? C। बोलो भाई, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई समस्या हो तो बताओ भाई इसमें, फिर अपन आगे चलते हैं। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, खैर आपसे वो NL की वैल्यू जरूर पूछेगा, ठीक है। अब आपको वो किस फॉर्मेट में दे, वो आपकी किस्मत है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चलें अपन अब। हाँ जी, अपन सीखेंगे कि इसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करें। एक बार अपन इसको सीख लेते हैं कि इस रेडियल पार्ट का अगर आपको कोई वेव फंक्शन दे दे, तो उस वेव फंक्शन को आप नॉर्मलाइज कैसे करोगे, ये और आपके समझ में आ जाए तो आप एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आप सीख सकते हो। मतलब नॉर्मलाइज वेव अपन कैसे करें किसी वेव फंक्शन को, रेडियल पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, या फिर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा। सही है? तो मैं इसको एक बार साफ़ कर रहा हूँ, एक बार मैं वापस रिवाइज कराता हूँ उसको 1 मिनट में। देखो आपके सामने क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने वेव फंक्शन दिया और ये पूछ रहा है आपसे कि ये वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है हाइड्रोजन एटम के लिए। सही है? तो आपने क्या देखा, देखो आपको पता है जनरल वेव फंक्शन से आप कंपेयर करोगे तो आप देखते हो कि फ्री आर की पावर जो भी होती है वो एल की वैल्यू होती है, फिर ठीक है, जो मल्टीप्लाई में होता है। तो मल्टीप्लाई में आपने देखा कि आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, इसका मतलब आर की पावर 1 है, तो आपने एल की वैल्यू निकाली 1, जो कि पी ऑर्बिटल के लिए होती है। तो आंसर तो यहीं से आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है पी ऑर्बिटल। सही है, लेकिन एन की वैल्यू निकालोगे, एन की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, कि इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को जनरल वेव फंक्शन से कंपेयर कर दो। कंपेयर करा तो एन की वैल्यू क्या आई 2, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑफ द 2s ऑर्बिटल, सॉरी 2p ऑर्बिटल। क्लियर? ये जो फंक्शन है किसका है, ये 2p ऑर्बिटल का। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? 2p, सी ऑप्शन। सही है? ये अपना क्या है, इस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। अब मैं आ रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन। हेडिंग डाल लो भैया, हेडिंग डाल लो, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, या लिख दो हाउ टू नॉर्मलाइज ऑफ द रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हाउ टू नॉर्मलाइज द रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, या हाउ टू नॉर्मलाइज ऑफ हाँ जी वेव फंक्शन ऑफ रेडियल पार्ट। मैं सिंपल लिख देता हूँ नॉर्मलाइजेशन, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन
हाँ जी ऑफ रेडियल पार्ट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेडियल पार्ट। देखना भैया यहाँ पर अपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ में आई हैं। अब मैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इंटीग्रेशन वगैरह। हाँ जी, आर की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा आर डी आर, जीरो से इनफाइनाइट, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल्फा की पावर एन प्लस वन। ये जो इंटीग्रेशन होता है मैंने आपको एक दो और बताए थे कि साइन क्यूब थीटा डी थीटा जीरो से पाई क्या होता है 4/3, साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा जीरो से पाई क्या होता है भैया, हाँ जी 2/3, और साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा जीरो से पाई क्या होता है 0। क्लियर। देखना भाई, आपको एक वेव फंक्शन दे दिया द रेडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल, वो क्या होगा भैया, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, द नॉर्मलाइज्ड रेडियल पार्ट, नॉर्मलाइज्ड हाँ जी रेडियल पार्ट फॉर द, हाँ जी फॉर द, ये सीधे लिख देते हैं अपन, ऑफ 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, और लगा दिया इसने क्वेश्चन मार्क, द नॉर्मलाइज्ड रेडियल पार्ट ऑफ द, हाँ जी 1s ऑर्बिटल, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जनरल वेव फंक्शन से अपन पहले क्या निकालेंगे, एक रेडियल पार्ट निकालेंगे। क्लियर। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, देखो क्योंकि मैंने निकालना सिखाया हुआ है कि n डॉट जो r10 होता है 1s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट क्या होता है, r10 इज इक्वल टू, हाँ जी n एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0, ये होता है इसका, सही है। लेकिन एक बार फटाफट देख लो, देखो r n l, हाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2zr अपॉन na0 की पावर l एक्सपोनेंशियल माइनस zr अपॉन na0, हाँ जी लुगेरे 2l प्लस 1, और नीचे आ गया n प्लस l, सही है। देखना भैया और सुनना, n अब 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है, इसका मतलब n बराबर 1 और l बराबर 0, सही है। देखना भैया r10 मैं आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा, अभी मैंने आपको सिखा रखा है क्या होता है, n एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0। लो भैया ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा वेव फंक्शन हो गया फॉर द 1s ऑर्बिटल नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। लेकिन मेरे को इस n की वैल्यू निकालनी है, मेरे को क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है, मेरे को क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है, जब भी किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है, वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करनी होती है, सही है। अब आप नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई कैसे करोगे इसको समझना भैया, ठीक है। ऑन अप्लाइंग, हाँ जी ऑन अप्लाइंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, या फिर सीधे लिखते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देखना भैया नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करो भैया, वो क्या होती है आपको पता है अच्छे से कि साई स्टार साई डिटो इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। क्लियर। साई स्टार साई डिटो इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 लिमिट में। क्लियर चीज़ आपको पता है। देखो इस चीज़ को बताने से पहले देखना, इधर एक बार सुनना ध्यान से। देखो साई क्या है, वेव फंक्शन है मेरा, साई क्या है, वेव फंक्शन। अब रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन क्या होता है आपको पता है, क्या होता है r10, क्या होता है r10। अब साई स्टार मैंने बोलता तो r10 क्या हो जाएगा स्टार, क्लियर, डॉट, फिर क्या आता है r10 आता है, सेम फंक्शन आता है r10, और फिर लेते हैं अपन डीटो। मैंने क्या बोला था, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ पर अपन लिमिट लेते हैं, लिमिट क्या होती है रेडियल पार्ट की, ध्यान रखना भैया, 0 से इनफाइनाइट, क्या होती है 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है। देखो मैं इसको समझाने से पहले, इसको मैं और ज़्यादा आगे समझाऊँ अभी, उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें समझाता हूँ एक बार। उन जनरल बातों को जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना उन बातों को आप, वो बातें क्या हैं। क्लियर, वो बातें क्या हैं। देखो इधर देखना भैया, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन एटम के लिए कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स, क्या होते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सही है 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है, एक तो होता है आर, एक होता है थीटा, और एक होता है फाई। एक तो होता है आर, एक होता है थीटा, एक होता है फाई। क्लियर है, दिख रहा होगा इधर, बिल्कुल ये बिल्कुल दिख रहा है, सही दिख रहा है एकदम, ठीक है। 3 क्या होते हैं कोऑर्डिनेट हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है चीज़। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, टोटल वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम एलिमेंट। देखना भैया इधर देखना भाई, इधर देखना भैया, वॉल्यूम एलिमेंट डीटो, जो टोटल वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, r² डी आर साइन थीटा
डी थीटा डी फाई, ये होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब रेडियल पार्ट की बात करेंगे तो उसमें आर की टर्म देखनी है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ तक का आर स्क्वायर डी आर, ये तो क्या हुआ रेडियल पार्ट का, ये तो क्या हुआ फॉर रेडियल पार्ट। और ये जो हुआ इसमें आपको दिख रहा है थीटा और फाई, तो थीटा और फाई की जब अपन बात करते हैं तो वो एंगुलर पार्ट हो जाता है। इसका मतलब जैसे अपन ने रेडियल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन में से रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अलग अलग किया था, सुनना ध्यान से, जैसे मैंने टोटल वेव फंक्शन में से रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को मैंने अलग अलग किया था, क्लियर, वैसे ही मेरे को इस वेव फंक्शन में इस वॉल्यूम एलिमेंट में से रेडियल पार्ट के लिए वॉल्यूम एलिमेंट और एंगुलर पार्ट के लिए वॉल्यूम एलिमेंट दोनों को अलग अलग करना है। सही है, देखो ये है मेरा रेडियल पार्ट, ये है मेरा एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट का जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसको अलग करूँगा, एंगुलर पार्ट है इसका वॉल्यूम एलिमेंट है इसको अलग करूँगा मैं, क्लियर। देखो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट हुआ ये वाला, ये किसके लिए हो गया, फॉर रेडियल पार्ट, सही है। मतलब रेडियल पार्ट जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो उस केस में जो मैं वॉल्यूम एलिमेंट लूँगा वो क्या लूँगा भैया, मैं आर स्क्वायर डी आर, वो क्या लूँगा मैं आर स्क्वायर डी आर। और जब मैं केवल एंगुलर पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ तो मैं उस केस में जो वॉल्यूम एलिमेंट लूँगा वो क्या लूँगा मैं, हाँ जी, साइन थीटा डी फाई, ठीक है, फॉर एंगुलर पार्ट, फॉर एंगुलर पार्ट, सही है। बोलो भाई क्लियर है या नहीं ये चीज़। और जब मैं टोटल वेव फंक्शन, आपको अभी तो क्या दे रहा हूँ मैं, रेडियल पार्ट ले रहा हूँ, आगे जाके मैं केवल एंगुलर पार्ट लूँगा तो मैं केवल इसको लूँगा वॉल्यूम एलिमेंट को। जब मैं किसी टोटल वेव फंक्शन को यूज़ में लूँगा, दोनों को मर्ज करके, ठीक है, तो उस केस में मैं इस पूरे वॉल्यूम एलिमेंट को यूज़ में लूँगा, सही है। कोई दिक्कत किसी को भी, हाँ जी। तो मैं ये एक बात बोल सकता हूँ क्या, सो डीटो फॉर रेडियल पार्ट इज, हाँ जी, डीटो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर। अब मैं यहाँ पर डीटो जो लूँगा मैं, क्योंकि मैं रेडियल पार्ट की बात कर रहा हूँ तो उस केस में मैं डीटो क्या लूँगा, आर स्क्वायर डी आर, ये पूरा नहीं लूँगा, ठीक है। और सुनना भैया ध्यान से, देखो आपको ये पता है कि आर की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट, सही है, ये पता है आपको। थीटा जो होता है, थीटा उसकी लिमिट क्या होती है, सुनना भैया ध्यान से, याद रखना है इसको, 0 से पाई। और जो फाई होता है इसकी लिमिट होती है, हाँ जी, इसकी लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सही है, ये बातें भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दूसरा आपको एक इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया था, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, वो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो भैया 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि अभी वो यूज़ में आएगा इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। आर की पावर n होता है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर डॉट डी आर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1। लो भैया, क्या नीचे का पोर्शन दिख रहा है पूरा, बिल्कुल दिख रहा है। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई पहले तो इसमें, हाँ जी। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब अपन जो काम करते आए हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो काम अपन बिल्कुल कॉमन वे में करेंगे। देखो कैसे, आपको क्या करना है, इस आर जो है रेडियल पार्ट इसको रखेंगे पहले, फिर दोबारा से रेडियल पार्ट को रखेंगे अपन। अगर इसमें कोई आयोटा की टर्म होती तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पर साइन चेंज करके लिखते हैं अपन, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, हाँ जी, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, सही है, ये होता है केवल। अब रखो भैया, देखो अब इस चीज़ को मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक ये जो बातें मैंने बोली, ये जो बातें जो मैंने बोली, ये वाली, ये क्या है, ये है जनरल कंसेप्ट। क्या है ये, जनरल कंसेप्ट, हाँ जी, ये जनरल कंसेप्ट है भैया, जो आपको पता रहना चाहिए, जो आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, क्यों करें टेढ़ी भी अपन इसको, ठीक है, कुछ भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए भैया, सही है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब देखना भाई, इस वेव फंक्शन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ जी। मैं क्या करूँगा, इस R10 की जगह मैं ये पूरा वेव फंक्शन रखूँगा, फिर वापस से वेव फंक्शन रखूँगा, वॉल्यूम एलिमेंट में ये रखूँगा, और मैं पूरे को सॉल्व करूँगा। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप बस देखते जाना एक बार, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट लिमिट क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रेडियल पार्ट की, और रेडियल पार्ट के लिए R की लिमिट क्या होती है भाई, R की लिमिट क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट, सही है। देखना भैया, R10 रख रहा हूँ मैं n, यहाँ पर ये n एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई ए नॉट, सही है, डॉट, वापस से मैं क्या लूँगा, इस सेम वेव फंक्शन को लिखूँगा। देखना भैया,
वापस से लिखा मैंने n एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a0, सही है। अब मैं वॉल्यूम एलिमेंट लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा रेडियल पार्ट के लिए r² dr, क्या लिखूंगा r² dr, सही है। ये मैंने वॉल्यूम एलिमेंट लिखा और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए भैया। जब भी क्या होगा ये, जब भी क्या होगा, जब भी तो नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी, सही है। क्योंकि साई क्या होता है, साई डिटो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। लो भैया साई डिटो इज इक्वल टू 1, 0 से इनफाइनाइट लिमिट में, सही है। क्या आपको दिख रहा है ये, ठीक है। देखो और सुनना भी ध्यान से, देखो आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले दो एक बार, n कांस्टेंट n को मैंने बाहर ले दिया, 2 बार आया तो n²। अब देखना भाई 0 से इनफाइनाइट, सही है। क्लियर है चीज़। देखो अंदर क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर, पहले r² को मैं आगे ले लेता हूँ, लो भैया r² को मैंने आगे ले लिया, सही है। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस r/0, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस r/0, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या निकलेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2r/a0। भाई दो पावर आपस में जुड़ती हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाएंगी वो, सही है। इधर क्या बचेगा, ओनली dr इज इक्वल टू 1। क्लियर है चीज़, बोलो भाई सही है। और आपको पता है अच्छे से कि r की पावर क्या है n, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा r डॉट dr, इसका रिजल्ट क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1, सही है। भाई पता है ना आपको, r की पावर n जो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा r इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, इसकी जो रिजल्ट आता है क्या निकल के आता है, हाँ जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1, ये निकल के आता है इसका रिजल्ट, सही है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखना भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ से क्या है भैया 2, सही है। क्यों, r की पावर जो होती है वही क्या होती है n, r की पावर में जो होता है वो क्या होता है n। लो भैया n की वैल्यू क्या आ गई 2। अब अल्फा की वैल्यू और देख लो भैया, अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो मैंने आपको सिखा रखा है, चाहे यहाँ से देखो वहाँ से देखो, एक्सपोनेंशियल की टर्म में, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस r को छोड़कर जो भी है वो क्या है अल्फा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की टर्म में, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस r को छोड़कर जो भी है वो क्या बचा है अल्फा, माइनस हटा दो r हटा दो, क्या बचेगा 2/a0। तो r की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई भैया यहाँ से 2/a0, क्या हो गई 2/a0, सही है। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे अपन, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, देखना भाई यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा n² तो एज सही है, सही है। और इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा, देखना भैया किसका रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं, इसका बहुत ध्यान समझना। इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आएगी ये वैल्यू, सही है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1 और इज इक्वल टू तो 1 चल ही रहा है, सही है, ये तो चल ही रहा है। क्लियर। देखो n² एज इट इज़ रहा, n की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा क्या है 2/a0, क्या है 2/a0। लो भैया इसकी पावर क्या आएगी n+1, मतलब 2+1 मतलब कितना आ गया 2+1, सही है, इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ गया। क्लियर है चीज़, बोलो भाई हाँ जी। देखो भाई n², 2 फैक्टोरियल क्या मतलब 2 ही हो गया, 2 × 1 मतलब 2 ही हो गया। इधर देखो भैया 2/a0 की पावर कितना आया 3 आ गया, कितना आ गया 3, 2+1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 1। देखना भैया सुनना ध्यान से, n² इज इक्वल टू n² 2 की पावर 3 मतलब क्या बोल दूंगा मैं 2 × 2 × 2, सही है। a0 की पावर ऊपर जाएगी 3, लो भैया a0 की पावर 3 ऊपर चला गया, सही है, इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालना है मेरे को, तो इस पूरे सामान को मैं उधर भेज दूंगा। पहले जो कट रहा है उसको काट दो एक बार, जो कट रहा है उसको काट दो, तो भैया 2 से 2 गया, सही है, इस 2 से तो क्या गया 2 गया। क्लियर है चीज़। देखो n², हाँ जी, इज इक्वल टू, ये सारा सामान उधर जाएगा, 2 × 2 गया, क्या गया 4 गया, 4 गया यहाँ से, अरे 4 गया ना भाई, 4 गया। a0 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, लो भैया a0 की पावर क्या आ गया 3 नीचे आ गया, सही है। लो भाई हाँ जी, देखना भैया n² जो है वो ये आया। अब n क्या आएगा, जब n² की वैल्यू क्या आई भैया, n² आया अपना 4/a0 की पावर 3, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 2/a0 की पावर 3/2। बोलो सही है भैया, ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो इसका पूरे का रूट करेंगे अपन, इस पूरे का क्या करेंगे रूट। अरे यार समझ में आया या नहीं है, इसलिए लिख ही देता हूँ एक बार। a0 की पावर 3 जो है इसका अपन क्या कर देंगे पूरे का रूट, सही है। अब n की वैल्यू जो आएगी यहाँ से क्या आएगी
देखो 4 का रूट तो क्या हो गया 2, और a नॉट की पावर 3 का रूट क्या हो गया a नॉट की पावर 3/2, ठीक है, a नॉट की पावर 3/2। लो भैया ये जो है ये तो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये क्या है भैया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। लो भाई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, सही है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई, हाँ जी रेडियल जो 1s ऑर्बिटल होता है, आपसे कोई पूछ ले कि 1s ऑर्बिटल का जो रेडियल पार्ट होता है, 1s ऑर्बिटल का जो रेडियल पार्ट होता है, ठीक है, उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपके सामने क्या आएगी 2/a0 की पावर 3/2, सही है। और आपसे पूछेगा कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा। अब आपको पता है वेव फंक्शन तो आपके सामने ये रहा, आपने इससे निकाल के लाया हो, ये निकाल के लिया है। अब इसमें क्या करो n की वैल्यू रख दो, ये लो भैया रख दो। सो normalized wave function is, so normalized wave function, हाँ जी, सो normalized wave function जो होगा वो क्या होगा भैया इज, देखना भाई सुनना ध्यान से, तो normalized wave function क्या होगा R10 इज इक्वल टू, हाँ जी n की वैल्यू क्या आ गई, हाँ जी n की वैल्यू देखो n है, n की वैल्यू आप रख दोगे, क्या रख दोगे 2/a0 की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस R/a0, सही है। बोलो भाई कोई समस्या है किसी को बीच में, हाँ जी। सो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर रेडियल पार्ट, फॉर पूरा लिखेंगे ना भाई, शॉर्ट में को लिखेंगे, फॉर रेडियल पार्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल इज, क्या आया ये आया भाई, क्लियर है चीज़। बोलो भाई इस चीज़ में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई, नहीं है, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सही है, देखो सुनना भाई ध्यान से एक बार। अब देखना भाई, हमने क्या करा, हमने सीखा था कि हाउ टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऑफ द रेडियल पार्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, सही है, क्लियर है चीज़। तो हमने क्या करा, जो जनरल वेव फंक्शन था उससे अपन ने क्या करा, पहले तो 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन निकाला, जनरल चीज़ें सीखी, उसके बाद हमने क्या करा, जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है वो हमने अप्लाई करी, तो साई स्टार साई डीटो लगाया हमने इक्वल टू 1, और हम इसको सॉल्व करते गए। बीच में एक इंटीग्रेशन आता है वो आपको पता है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या निकल के आया 2/a0 की पावर 3/2, क्लियर है चीज़। फिर अपन ने इसको वेव फंक्शन में रख दिया। देखना सुनना ध्यान से वापस जो मैं बोल रहा हूँ उधर, देखो हाइड्रोजन एटम का जो देखो सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियल पार्ट होता है, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियल पार्ट होता है उसका वेव फंक्शन को आप कैसे नॉर्मलाइज करोगे, क्लियर। हाउ टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, वो ये मेथड है पूरा, ये मैंने आपको सिखा दिया अब अच्छे से। कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्लियर। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं आपको बार बार चीज़ें, जो काम की चीज़ें होती है मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ आपको क्लास में, ताकि क्लास में याद हो जाए वो, ठीक है। देखना हाउ टू नॉर्मलाइज द रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो जनरल वेव फंक्शन होता है, क्लियर, ये जनरल वेव फंक्शन 2zr/na0 की पावर l एक्सपोनेंशियल माइनस zr/na0 और l 2l+1 n+l, ये जनरल वेव फंक्शन में हम क्या करेंगे 1s ऑर्बिटल के लिए n = 1 l = 0 रख दिया, रखा, तो ये वेव फंक्शन निकल के आया। अब हमको ये नॉर्मलाइज करना है तो हम इस पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे, साई स्टार साई डी टू = 1, अपन ने इसको अप्लाई करा और ये कुछ चीज़ें सीखी। यहाँ पर जब अपन ये कंडीशन अप्लाई करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो हम देखते हैं कि बीच में एक इंटीग्रेशन आता है r की पावर n, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा r dr 0 से इनफाइनाइट। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1। अपन इसको सॉल्व करते गए तो अपना नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या निकल के आया 2/a0 की पावर 3/2। तो टोटल जो जनरल वेव फंक्शन निकल के आया अपना नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, वो क्या निकल के आया 2/a0 की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0। ये है अपना नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर द 1s ऑर्बिटल ऑफ द रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर हो भैया। ये हुआ अपना नॉर्मलाइज कैसे करें अपन वेव फंक्शन को। अब अपन नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे
कि एंगुलर पार्ट को अपन कैसे पढ़ें। एंगुलर पार्ट अगर आता है तो वो होता क्या है, उसका जनरल वेव फंक्शन क्या होता है, 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 2s के लिए क्या होगा, 3s के लिए क्या होगा, 2p के लिए क्या होगा, वो सब कुछ सीखेंगे। उसको अपन सीखेंगे कि उसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करें। उसके बाद अपन सीखेंगे कि रेडियल पार्ट, ये है रेडियल पार्ट, ये है एंगुलर पार्ट, दोनों को मर्ज करके लिखेंगे अपन, दोनों क्या करेंगे, मर्ज करके लिखेंगे और अपन टोटल वेव फंक्शन अपन निकाल के लाएंगे। क्लियर, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को दोनों को अपन एक साथ लेके आएंगे, सही है। और अपन ये तो अपन अलग अलग करके सीख रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर अपन को एक ऐसा वेव फंक्शन दे इसमें टोटल वेव फंक्शन हो, मतलब उसमें रेडियल पार्ट भी हो, उसमें एंगुलर पार्ट भी हो, तो अपन उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे ये भी अपन कल सीखेंगे, ठीक है। तो अपन कल क्या क्या सीखने वाले हैं, एंगुलर पार्ट क्या होता है, 1s के लिए, 2s के लिए और 2p के लिए, वो भी सीखेंगे अपन, क्लियर। जनरल वेव फंक्शन क्या होता है और 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए क्या वेव फंक्शन निकल के आएगा एंगुलर पार्ट का, क्लियर। उसके बाद उसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करें एंगुलर पार्ट को, फिर अपन टोटल वेव फंक्शन अपन लेके आएंगे, दोनों को मर्ज करेंगे, रेडियल और एंगुलर पार्ट को। और उसके बाद कोई भी अपन को वेव फंक्शन दे, कैसा भी दे, चाहे टोटल दे, चाहे रेडियल का पार्ट का दे, चाहे एंगुलर पार्ट का दे, अपन उसको कैसे नॉर्मलाइज करें टोटल वेव फंक्शन को, वो भी अपन कल सीखेंगे, सही है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा, रेडियल पार्ट क्या होता है, अपन ने 1s, 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए निकाला, और रेडियल पार्ट को नॉर्मलाइज कैसे करें ये अपन ने सीखा, क्लियर है चीज़, ठीक है। और अब एंगुलर पार्ट के लिए जो भी बातें हैं वो अपन कल अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। और कोई दिक्कत हो तो एक बार इसको उतार लो, देखो, हाँ जी इसको उतारो, देखो इसको, कोई दिक्कत हो तो किसी भी तरीके की, सही है। देखो हाइड्रोजन एटम की आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, सही है। हाइड्रोजन एटम की आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, क्लियर। हाइड्रोजन एटम की आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है ये सीक्वेंसली फॉलो करना है आपको, इसमें आप कोई भी क्लास को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आप फिर चीज़ें सीख नहीं पाओगे आगे की, क्लियर है चीज़, हाँ जी। तो अब कल आप एंगुलर पार्ट के लिए रेडी हो जाना, रेडियल पार्ट मैंने पूरा करा दिया, कल एंगुलर और दोनों को अपन मर्ज करना सीख लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को अपन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू। आज कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और गाइस वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग नीडी हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, जो लोग बाहर ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको आप ज़रूर बताओ, उन तक वीडियो शेयर करो गाइस। हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम और भी एफर्ट लगाएंगे अगर आप हमको और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो, क्लियर, हाँ जी। तो थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, थैंक यू सो मच।